नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और रियल एस्टेट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम छूने की कोशिश करते रहते हैं। और आज हमारे पास में एक बहुत अजीब सा एक केस है, अजीब सा एक इंसिडेंस है। जनरली क्या होता है, जब लंबे टाइम तक टेनेंट्स वगैरह रहते हैं, वो प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई करते हैं, कई कई जगह में वो चीजों को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं या अपनी प्रेसिडेंस रखने की कोशिश करते हैं, अपना विश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही ये केस है। अगर इस टाइप के अगर केसेस मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड के पास में 2-3 प्रीमाइसेस है, 4-5 प्रीमाइसेस है और टेनेंट अपना प्रेफरेंस रखे कि मुझे यहीं पे रहना है, मैं यहाँ पे 20, 30, 40, 50 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो आपके पास में दूसरे प्रीमाइसेस हैं, सेकेंड फ्लोर में है, थर्ड फ्लोर में है, आपके पास साइड में बिल्डिंग में और 2 प्रीमाइसेस है, तो आप वहां पे शिफ्ट कर लीजिए, वहां पे अपने बिजनेस शुरू कर लीजिए या वहां पे अपने परिवारजनों के किसी एक रिक्वायरमेंट के नीड को कैटर कर लीजिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? और इस केसेस में ट्रायल कोर्ट हो या अपीलेट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उससे पहले उनके जजमेंट्स क्या रहेंगे, वो कैसे कैसे उनके ऑर्डर्स रहेंगे, आज उसी को जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली ये वर्डिक्ट लैंडलॉर्ड की तरफ जाएगा या टेनेंट की तरफ जाएगा। तो आज हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन ये है। तो ये केस है, यहाँ पे जस्टिस फाइनली जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है तो यहाँ पे जस्टिस JK माहेश्वरी मैडम है और जस्टिस विजय विश्नोई सर है, ठीक है। और ये मैटर है रजनी मनोहर कुंठा एंड अदर्स वर्सेस पुरुषोत्तम चुन्नीलाल कनौजिया एंड अदर्स, ठीक है। बहुत ही एक रीसेंट जजमेंट है। और केस क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। कमाटीपुरा मुंबई की जो नागपड़ा एरिया है वहां का ये केस है, ठीक है। लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, दशकों से जो टेनेंट है वो इस प्रेमाइसेस में रहता है, ठीक है। और वहां पे उसे खाली करने का एविक्शन सूट जो फाइल किया हुआ है ये लैंडलॉर्ड ने किया हुआ है। उसको पहले खाली करने के लिए बोला होगा, उसने खाली नहीं किया, तो फाइनली जो लैंडलॉर्ड है उसने एविक्शन सूट फाइल किया हुआ है। पहले वो ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे दिया, ठीक है भाई साहब तुम खाली करके इनको दे दो, ठीक है। फिर जब अपील में गया टेनेंट तो फिर अपीलेट कोर्ट ने भी यही बोल दिया कि जो ट्रायल कोर्ट ने बोला हुआ है उसके हिसाब से तुमको खाली करके देना है, ठीक है। तो दोनों ही जगह पे हो सकता है कि डॉटर इन लॉ के लिए बिजनेस के लिए वो प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड होगा लैंडलॉर्ड को, इसलिए उन्होंने खाली करने के लिए बोला हुआ था। तो दोनों ही केस में लैंडलॉर्ड को जो है, जो इन्होंने सूट फाइल किया हुआ था कि मुझे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, बोनाफाइड चीजों के लिए मैं इस प्रीमाइसेस को यूज करूंगा और मेरे डॉटर इन लॉ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये खाली किया जाए और मुझे ये दिया जाए, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर मिल गया और उसके बाद जब टेनेंट अपील में गया था तो वहां पे अपीलेट कोर्ट जो है उसका भी ऑर्डर लैंडलॉर्ड के फेवर में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद टेनेंट नेक्स्ट रिकोर्स क्या है? अब इसके बाद तो आप सीधा हाई कोर्ट ही जा सकते हो। तो टेनेंट अप्रोच द हाई कोर्ट सेइंग दैट कि ऐसा ऐसा इनके पास दूसरी भी प्रीमाइसेस है, वो वहां पे शिफ्ट कर ले, वहां का जगह यूज कर ले, यहां मुझे क्यों खाली कराने में तुले हुए हैं। तो हाई कोर्ट यूज्ड इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन। अब रिविजनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे नीचे के जो कोर्ट्स है जब वो ऑर्डर्स पास कर ले तो हाई कोर्ट ये देखता है कि जो उन्होंने अपने पावर्स को एक्सीड तो नहीं किया है, प्रॉपर लॉ जो है उसके प्रोसेस को तो फॉलो किया हुआ है। हाई कोर्ट का रिविजनल जुरिस्डिक्शन में ये काम नहीं होता है कि वो देखे कि जो एविडेंस के बेस पे तो सारा डिसीजन दिया गया है या नहीं दिया गया है। एविडेंस को चेक करना हाई कोर्ट का उस टाइम में काम नहीं होता है। प्रॉपर लॉ प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया कि नहीं किया और एविडेंस को उन्होंने किया ही होगा, ठीक है। और अपनी जो पावर है, जो चीजों को उनको देखना चाहिए बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर्स पास किया कि नहीं किया,
मतलब उनकी ज्यूरिसडिक्शन को उन्होंने एक्सीड तो नहीं किया, ये देखना काम है रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो हाई कोर्ट ने अपना रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन यूज किया और उसको एंटरटेन किया। और हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सेट असाइड कर दिया, उसे खारिज कर दिया। डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने लगा, एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करने लगा और रिवर्स कर दिया अपने प्रीवियस जो ऑर्डर से, डिक्रीज जो है उसको रिवर्स कर दिया। अब ये टेनेंट के साइड में डिसीजन ऑर्डर हो गया। तो अब जो लैंडलॉर्ड है उसके पास में एक ही रास्ता बच जाता है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करे कि देखो भाई साहब कि मेरे पास में ये ट्रायल कोर्ट का मेरे फेवर में ऑर्डर था और फिर उसके बाद मेरे पास में अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर था, मगर हाई कोर्ट ने रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में इसे खारिज कर दिया और मेरे फेवर में अभी ऑर्डर उल्टा हो गया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस क्या है, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट हैज एक्सीडेड इट्स ज्यूरिसडिक्शन बाय गोइंग सो डीप इनटू द एविडेंस, जो उनका काम नहीं था। एविडेंस को एक बार ट्रायल कोर्ट में और एक बार अपीलेट कोर्ट में जब हो जाए, प्रॉपर लॉ प्रोसेस को फॉलो किया जाए, एविडेंस की सारी छानबीन हो जाए, तब उसके बाद जब एक बार ऑर्डर पास हो जाए तो हाई कोर्ट उसके अंदर नहीं जाती है, ओनली ये चेक करती है कि इन्होंने अपने पावर को एक्सीड करके तो कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई डिग्री तो नहीं दिया। बट इस केस में हाई कोर्ट क्या करती है, ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करती है एंड गोइंग टू डीप इनटू द एविडेंस, जो सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं है। सच ए स्क्रूटिनी इज नॉट परमिटेड इन द revisional jurisdiction unless the findings of the lower courts are without the authority। मगर यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के पास ऑथोरिटी भी थी, ट्रायल कोर्ट के पास भी थी और जो अपीलेट कोर्ट के पास में भी ये ऑथोरिटी थी। तो ये पहला फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का, ये सेकेंड फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके बाद द लैंडलॉर्ड हैड सॉट द कमर्शियल प्रीमाइसेस इन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, जैसे कि डॉटर इन लॉ के लिए चाहे वो वहां पे कुछ बिजनेस वगैरह ओपन करे या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकती है, जो भी है बेसिकली ये लैंडलॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, उसको वहां पे शिफ्ट करना है। टेनेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि लैंडलॉर्ड के पास में सेकेंड फ्लोर में भी है, थर्ड फ्लोर में भी है, ग्राउंड फ्लोर में भी एक रूम है, वहां पे शिफ्ट हो जाए, वहां पे कुछ कर ले, यही वाला क्यों चाहिए जहां पे मैं दशकों से यूज कर रहा हूं। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट नोटेड नियर कमर्शियल कनेक्शन, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर में वहां पे इलेक्ट्रिक मीटर का अगर कनेक्शन ले लिया है और उसके वजह से अगर मना किया जाए लैंडलॉर्ड को, नहीं आप वहां पे, आपका बिजनेस के लिए तो सारा सेटअप नहीं है, आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो, तो क्यों आप वहां पे यूज करोगे, है ना आपके पास दूसरा ऑप्शन। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है मना करने के लिए। सो द सुप्रीम कोर्ट नोटेड नियर ए कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन taken for a residential room on the ground floor during the pendency of the suit cannot be a ground to nullify the requirement। जो रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट है ही, चाहे आपने इसमें इलेक्ट्रिक मीटर लगाया हुआ है या इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगाया हुआ है या बाद में लगाने वाले हो, जो भी करने वाले हो, और अगर आप बिजनेस के लिए ही उस प्रीमाइसेस को यूज करने वाले हो तो ये कोई नलिटी नहीं बनता है, ये अपने आप में कोई ऐसे ग्राउंड नहीं बन जाता है जिसके वजह से आप इस टाइप के। ठीक है, और इसको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने एक पहला का केस का साइटेशन यूज किया, एक रेफरेंस दिया कि भूपिंदर सिंह बाबा वर्सेस आशा देवी रिपोर्टेड इन 2016 का ये केस है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो टेनेंट है वो डिक्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है, वो कमांड नहीं कर सकता है, कि वो हुक्म नहीं चला सकता है। ठीक है, डिक्टेट द टर्म्स टू द लैंडलॉर्ड रिगार्डिंग व्हिच प्रॉपर्टी इज सुइटेबल फॉर द बिजनेस। लैंडलॉर्ड के लिए क्या ठीक है, लैंडलॉर्ड को बेटर मालूम है। टेनेंट तुम ये डिक्टेट मत करो कि लैंडलॉर्ड के लिए क्या बेटर है, वो कहाँ पे बिजनेस के लिए कौन सा प्रीमाइसेस
यूज करेगा। हालांकि उसके पास जितने भी 2, 4, 5, 8, 10 कितने भी हो, तो वो टेनेंट नहीं डिक्लेयर करेगा, वो टेनेंट नहीं डिसाइड करेगा, वो रेकमेंड नहीं करेगा, वो ठीक है। टेनेंट कैन नॉट डिक्टेट, आप हुक्म नहीं चला सकते हो द लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट द सुइटेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन एंड नलिफाई द नीड। ठीक है, जो भाड़े तोड़ी में है, जो भाड़े में रहता है, वो डिसाइड नहीं करेगा कि लैंडलॉर्ड कहाँ पे बिजनेस करेगा, कहाँ पे रहेगा, कितने उसके पास ऑप्शंस है और उसके पास कौन सा ज्यादा सुइटेबल है और उसको ये छोड़ दिया जाए, उसको उसके वजह से वो ऑप्शंस अवेलेबिलिटी उसके पास में है, इसके वजह से मैं यहाँ पे रहूंगा। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ये पहले के साइटेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया फॉर द रेफरेंस ड्यूरिंग द जजमेंट। और फाइनली क्या डिसीजन मेकिंग होता है, फाइनली क्या जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो सेट असाइड कर देता है, जो हाई कोर्ट का ये जजमेंट है इसको ये सेट असाइड करता है, इस ऑर्डर को। ठीक है, ये अपील को अलाउ करता है जहां पे इन्होंने रेमेडी मांगा हुआ है लैंडलॉर्ड ने। ठीक है, इस अपील को अलाउ करता है। इसको छोड़ के जजमेंट्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड जो अपीलेट कोर्ट है उसे अपहेल्ड करता है, मतलब वो कायम रहेगा, वो सही है। ठीक है, उसको रिस्टोर करता है। और फिर कंसिडरिंग द लॉन्ग, काफी दशकों से जैसे वहां पे टेनेंट रह रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए टेनेंट को जून 2026 तक का मोहलत देता है कि तब तक तुम रह सकते हो, मगर तब तक का तुम्हारा बकाया जो अभी तक का सारा रेंट है वो तुम्हें सारा अरियर्स पे करना है। और उसको छोड़ के रेगुलर तुमको रेंट जब तक तुम हो जून 2026 तक, तब तक तुमको रेगुलरली वो रेंट भी भरना है, नहीं तो फिर वहां पे तुम कंटिन्यू नहीं करोगे। इसी कंडीशन में तुमको इतना टाइम दिया जा रहा है। फिर रेस्पोंडेंट टेनेंट जो है डायरेक्टेड टू फाइल एन अंडरटेकिंग, जो ऊपर जितने से बता दिया उसका तुम अंडरटेकिंग भर दो कि ये सारी चीजें तुम करोगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि टेनेंट को अगर हमने कोई प्रेमाइसेस वगैरह चढ़ाया हुआ है और आपके पास जो लैंडलॉर्ड है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप ओनर हो अलग अलग प्रॉपर्टीज की, तो उस केस में टेनेंट आपको ये डिक्टेट, या हिंदी में आप क्या बोलते हो, हुक्म नहीं चला सकता है कि आप कहाँ पे बिजनेस करोगे या रेसिडेंशियल यूज के लिए यूज करोगे। जो भी आपका ऑप्शंस है, आप लैंडलॉर्ड है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सूटेबिलिटी डिसाइड करोगे। टेनेंट आपको डिक्टेट नहीं करेगा, रेकमेंड नहीं करेगा, ठीक है, कमांड नहीं करेगा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के रियल एस्टेट के अलग अलग जजमेंट्स को, प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। सबका बहुत सारा धन्यवाद।